तो बूट लोडर का क्या काम होता है? बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठा के रैम में डाल देता है। हाँ, बायोस ने क्या किया, बूट लोडर को उठा के रैम में डाला। अब बूट लोडर क्या करेगा? बूट लोडर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के रैम में डाल देता है। अब आप पूछोगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक काइंड ऑफ मैनेजर, ठीक है, जो कि एक कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्सेज मींस रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, हर चीज को मैनेज जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आया नहीं था मीन्स लोड नहीं हुआ था या बना ही नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, तब तक कुछ नहीं हो रहा था, तब तक बायोस ने सबके साथ चेक किया कि क्या क्या लगा हुआ है, फिर उसके बाद उसने बूट लोडर को डाल दिया, ठीक है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब बूट लोडर क्या करेगा? अगर आपकी हार्ड डिस्क बूटेबल नहीं है ना, कई बार आपने देखा होगा कि नो हार्ड डिस्क फाउंड, नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, ऐसे एरर आ जाएगा। अगर हार्ड डिस्क नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा बायोस को, बूट लोडर नहीं मिलेगा, बूट लोडर को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, तो एरर आ जाएगा। सिस्टम वहीं पे एक ब्लैक स्क्रीन आएगी मॉनिटर पे, नो हार्ड डिस्क फाउंड या फिर ऐसे कुछ भी करके एक मैसेज, डिस्क एरर करके एरर आ जाएगा और कंप्यूटर वहीं बंद हो जाएगा। मतलब बंद नहीं होगा मीन्स वही डिस्प्ले रहेगा। जब तक हमारे पास बूट लोडर और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो आगे नहीं जाएगा। तो बूट लोडर क्या करेगा कि कहीं पर इसमें, अब कहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारे पास हार्ड डिस्क में, जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब हार्डवेयर हमने सारा देख लिया, अब सारी चीज सॉफ्टवेयर पे हो रही है। सॉफ्टवेयर मीन्स अब बूट लोडर क्या करेगा, वहां से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाएगा और कुछ एरिया में डाल देगा, और ये भी हो सकता है कि ये अपने आप को यहां से हटा ले और खुद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डल जाए, ठीक है। अब देखो, अब जब हाँ नहीं, वो स्टार्टिंग में जैसे इस लोकेशन से, ये देखो ये इंस्ट्रक्शंस हैं सारी, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये वाले शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो कि ये देखेंगे वो कहाँ पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, उसको फाइंड आउट करेंगी। लास्ट वाली क्या करेंगी कि उसको अब मेमोरी में डालो, वहाँ से रीड करो और मेमोरी में डालो। तो वो यहाँ से डालना भी शुरू कर सकती है, पुरानी ओवरराइट भी कर सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि बूट लोडर आपका कैसा बना हुआ है, आगे भी डाल सकते हो, वो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर है। ऑन होते ही बायोस ने डाला ना, बायोस ने बूट लोडर उठा के यहाँ डाल दिया। कौन से इंस्ट्रक्शन? नहीं, ये हार्ड डिस्क में है। हार्ड डिस्क के अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना, बूट लोडर जो सॉफ्टवेयर है वो यही तो है। हार्ड डिस्क में भी तो 1010 लिखे हुए हैं, वो उठा के एक एक बाइट करके यहाँ पे डाल दिया उसने। यहाँ से एक बाइट रीड करी, वैसे हार्ड डिस्क में एक बाइट रीड नहीं होती है, ज़्यादा डेटा बल्क में रीड होता है, पेज या फिर, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से एक बाइट रीड करी, यहाँ डाल दी, दूसरी रीड करी, यहाँ डाल दी, यहाँ से फिल कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करता है, माइक्रो प्रोसेसर जो भी रैम में होता है उसे एग्जीक्यूट करता रहता है, बस वो अपना इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ उसको बोलो दो चीज़ों को ऐड करो, वो ऐड कर देगा। सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, हार्ड डिस्क से डेटा लो, वहाँ कीबोर्ड से देखो कि कीबोर्ड ने क्या प्रिंट किया है, माउस की पोजीशन देखो, XY पोजीशन माउस कहाँ पर है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखी होती हैं। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखी हैं? इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, इसमें डल गया, उसके बाद जब प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपको वैसे ही दिखेगा। जैसे विंडोज में तो कुछ नहीं दिखता, विंडोज की एक स्क्रीन आती है, कुछ 4 विंडोज ऐसे आ जाएंगे, या फिर कुछ अलग अलग विंडोज ही आती है उसमें, मीन्स ग्राफिक्स आता है, टेक्स्ट नहीं आता है। अगर आप लाइनक्स बूट कर रहे हो तो उसमें आपको पहले कुछ टेक्स्ट भी दिखाई देगा कि कौन कौन से डिवाइसेस उसने रीड कर लिए, उनके ड्राइवर्स डाल लिए। ड्राइवर्स क्या होते हैं वही बता दें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट हो रहा होता है वो क्या करता है, तो सारे जो रिसोर्सेज बायोस ने फाइंड आउट किए थे ना, बायोस से लिस्ट ले लेता है कि क्या क्या इसमें लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर्स डालता है, ड्राइवर्स लोड हो जाएंगे यहाँ पे। फिर फाइनली आपके पास एक स्क्रीन आएगी
जिसपे कि आपका यूज़र नेम लिखा होगा, आपको उसमें आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है, तो फिर आपका डेस्कटॉप ओपन होता है। ठीक है, तो जब डेस्कटॉप आपका ओपन हो गया, उसको लॉगिन स्क्रीन भी एक छोटा सा एक इसमें कोड लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप उसको लॉगिन स्क्रीन प्रेजेंट करो मॉनिटर पे। फिर यहाँ पर आ जाएगा कि इनपुट लो यूजर से कि पासवर्ड, जब तक पासवर्ड नहीं डाल रहा है वो स्क्रीन दिखाते रहो, और पासवर्ड डाल दिया तो फिर उसके बाद मैच करो कि करेक्ट है या नहीं है। अगर इनकरेक्ट है तो आगे मत जाओ, अगर पासवर्ड ठीक है तो वो उस लॉगिन स्क्रीन को हटा देता है और डेस्कटॉप वाली स्क्रीन दिखा देता है। अब डेस्कटॉप पे क्या है कि हमारे पास डिफरेंट फाइल्स, फोल्डर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस अब थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब हम थोड़ा सा और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। लाइनक्स, विंडोज, OS X, ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें सबसे पॉपुलर कौन सा है? विंडोज। और सबसे सिक्योर कौन सा है? मैक या लाइनक्स? विंडोज में। ओके, अब हम क्या देखें, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया है। अब हमारे पास एक डेस्कटॉप आ गया है। डेस्कटॉप के ऊपर एक ऐसे फोल्डर बना हुआ है, 2-3 फोल्डर बने हुए हैं, आइकन्स बने हुए हैं, है ना। एक इसमें होता है माई कंप्यूटर, अगर आप विंडोज पे हो तो माई कंप्यूटर होता है। लाइनक्स में होता है होम, और मैक में क्या होता है? फाइंडर। उससे आप पूरे कंप्यूटर पे क्या क्या है वो देख सकते हो। अब देखो, ये जो कंप्यूटर पे जो भी कुछ स्टोर होता है, जैसे फाइल्स हैं, कुछ भी फाइल्स क्या होती हैं? फाइल्स क्या होती हैं? हाँ, फाइल्स हैं बेसिकली आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी हुई हैं फाइल्स के अंदर। और वो फाइल्स कहाँ पर है? हार्ड डिस्क के अंदर, रैम में नहीं है। अगर मैंने सपोज करो कि यहाँ पर एक फोल्डर का आइकन बना हुआ है, ऐसे फोल्डर में क्या होता है? एक फोल्डर में आप एक से ज्यादा फाइल स्टोर कर सकते हो। हार्ड डिस्क में क्या होता है? एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हो तो एक फाइल, जैसे ये हमारी हार्ड डिस्क है, एक फाइल आपने स्टोर करी, उसके 101010 इस एरिया में आ गए, ठीक है। अब एक और फाइल सेव करी मैंने, वो सपोज करो कि यहां पर आ गई। एक और फाइल सेव करी, वो यहां आ गई। मैंने फिर एक फोल्डर बनाया, ठीक है, ये फोल्डर बनाया। इन तीनों फाइल्स को, ये फाइल्स यहां पर थी, फाइल 1 2 3, इनको उठा के इस फोल्डर में डाल दिया। हार्ड डिस्क पे क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ड डिस्क में जो फाइल्स जहां पर है वो वहीं रहेगी। कंप्यूटर क्या करेगा? एक एड्रेस लेगा, एक लोकेशन लेगा। फोल्डर एक बेसिकली एक एम्प्टी स्पेस है जिसमें कि ये जो फाइल्स हैं उनके एड्रेस स्टोर होते हैं, फाइल्स नहीं। आपको देखने में ऐसे लगेगा कि फाइल्स हैं उसके अंदर खोलने पे, लेकिन वो एड्रेस हैं। अब आप देखो, ये लॉजिकल भी है। आप इतना सारा डेटा इधर उधर करोगे, वो हार्ड डिस्क यहाँ से उठा के वहां लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ, उसको कहाँ लेके जाएगा? तो इसलिए हार्ड डिस्क पे जो लिख दिया वो वहीं रहता है। अब आपने सपोज करो कि ऐसे आप हार्ड डिस्क फिल करते जा रहे हो, लास्ट में पहुंच गए, ठीक है, हार्ड डिस्क आपकी फुल होने वाली है। आपने देखा बहुत पहले आपने कोई एक कुछ मूवी डाउनलोड की थी, वो स्टोर की हुई है, वो डिलीट कर दी, वो स्टार्टिंग में थी, वो यहां से डिलीट हो गई, ठीक है। अब ये एरिया आपका खाली हो गया। ऐसे आपने कोई और फाइल बीच में कहीं बनाई थी, वो डिलीट कर दी, ये यहाँ से बीच में से ये खाली हो गया। तो ऐसे जो जो आप डिलीट करते रहोगे वो एरियाज खाली होते चले जाते हैं। तो वो रैंडमली कहीं पे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कुछ टाइम के बाद हार्ड डिस्क स्लो हो जाती है। स्लो क्यों हो जाती है? आपका पीसी स्लो लगता है आपको। क्यों लगता है? क्योंकि जो आपका डेटा है ना, वो इधर उधर ऐसे जम्बल्ड हो गया है। अब आपने यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, आपने कोई फाइल, नई फाइल सेव करी, उसने यहाँ देखा यहाँ स्पेस है, यहाँ सेव कर दिया। अब आपका डेटा जम्बल हो गया।
अब इसको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से चाहिए, कुछ यहाँ से चाहिए, तो हार्ड डिस्क आगे पीछे घूम घूम के वो स्लो लगने लगता है फिर कुछ टाइम के बाद। इसलिए विंडोज में एक चीज होती है डी फ्रैग। डी फ्रैग जो करती है ना, डी फ्रैगमेंटेशन, ये बेसिकली फ्रैगमेंटेशन होगी। फ्रैगमेंटेशन मीन्स टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे डेटा के, सारा हमारा इधर उधर फैल गया। डी फ्रैग करने से वो ही होता है जो आप बता रहे थे कि सब कुछ एक लाइन में, वो सारी फाइल्स को दोबारा से उठाता है। वो काफ़ी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उनको सीक्वेंशली डिपेंड करता है हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है। 1 TB है तो मेरे ख्याल से कुछ घंटों में हो जाएगा, ठीक है। और ये भी एक्चुअली देखो, डी फ्रेगमेंटेशन कहाँ पर होती है? मैग्नेटिक डिस्क में, क्योंकि उसमें आप स्पाइरल में ऐसे लिख रहे हो ना। एसएसडी में तो वो डायरेक्ट है, इसलिए एसएसडी फास्ट होती है, उसमें डी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है। क्लियर? अच्छा, मैं क्या बता रहा था? हाँ, अब फोल्डर क्या है कि फोल्डर एक लोकेशन है जिसमें कि इन फाइल्स के सिर्फ एड्रेस है। जो भी फाइल्स इस पर राइट करी जाती हैं, हर फाइल का एक एड्रेस स्टोर किया जाता है, सिर्फ एड्रेस। फाइल तो हो ही रही है, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो एड्रेस है। अब ये फोल्डर एक्चुअली में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमने 3 फाइल के एड्रेस स्टोर किए हुए हैं। अब मैंने यहाँ से एक फाइल डिलीट कर दी, यहाँ से सपोज को फाइल निकाल के मैंने वापस बाहर डाल दी, तो वो उस एड्रेस को मिटा देगा अपने अंदर से कि ये फाइल मेरे अंदर नहीं है, वो अब डेस्कटॉप पे है। ठीक है, ये सब कुछ एड्रेसेस है। क्लियर है? फाइल्स पता चल गया, फोल्डर पता लग गया। चलो, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है? अब पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में। देखो, इतना क्लियर है कि कंप्यूटर फाइनली वंस और जीरोस ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक, अब जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 अंडरस्टैंड करता है। अब आप मुझे एग्जांपल दो कंप्यूटर लैंग्वेज का जो आप स्कूल में करते हो। पाइथन, HTML, CSS, जावा, ठीक है, बहुत सारी हैं, C++, बहुत सारी लैंग्वेज। मार्क करोगे? ठीक है, ये सारी लैंग्वेज है। इन सारी लैंग्वेज में हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ठीक है, हम लिखते कहां पर है? नहीं, कंप्यूटर में कहां पर लिखा जाता है? देखो, टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। टेक्स्ट एडिटर मीन्स जब आप, ये एक सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या करेगा, जो आपका मॉनिटर है उसके ऊपर जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करोगे लेटर्स, वो डिस्प्ले करता रहेगा। यही होता है ना टेक्स्ट एडिटर, मीन्स जिसमें आप टेक्स्ट को एडिट कर सको, वो टेक्स्ट एडिटर हो गया। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वो जो भी मैं कीबोर्ड टाइप करूँगा वो यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे दिखता रहेगा। मुझे उसको सेव करना है तो वही सारा टेक्स्ट हार्ड डिस्क पे वो सेव कर देगा। अब जैसे मैंने कीबोर्ड पे ए लिखा ना, एक्चुअली में क्या गया, कीबोर्ड से सीपीयू पे क्या जाता है? 101010, बी के लिए भी 1010, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग होगा, कुछ और होगा। ठीक है, सी के लिए कुछ और होगा, डी के लिए। एक्चुअली में नीचे 1010 बाइनरी ही चल रहा है हर चीज के नीचे। अब कंप्यूटर क्या करेगा कि ए आपने टाइप किया, कीबोर्ड ने 10 भेजा, ये जो टेक्स्ट एडिटर है उसने 10101 रीड किया, उसने मॉनिटर के ऊपर ऐसे 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 डॉट से ए लिख दिया, क्योंकि उसको पता है कि 1010 को मुझे ऐसे लिखाना है, उसने वो ये कर दिया। तो टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट ऐसे डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब जब हम कोई भी लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, इन सबकी एक ग्रामर होती है ना। ग्रामर मीन्स कुछ रूल्स होते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे होती है। ऐसी जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है उन सब की ग्रामर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स। देखो, जो हमारी लैंग्वेज, जो हमारी ग्रामर है ना, जो हमारी ग्रामर वो फ्लेक्सिबल है। हम ग्रामर अगर पूरी फॉलो नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं।
कंप्यूटर में जो सिंटेक्स बना हुआ है अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें हर लैंग्वेज में एक सिंटेक्स होता है। अब बेसिक सा हम थोड़ा सा कुछ वो देखेंगे कि लैंग्वेजेस में क्या क्या होता है। देखो ये बिल्कुल जनरल है, ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं कर रहे हम, वो तो अलग से कर लेंगे, ये पाइथन करनी है, सी करना है, वो अलग है स्टोरी। अभी हम सिर्फ जनरल लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं कि लैंग्वेज में क्या क्या होता है, सिंटेक्स क्या है। देखो कोई भी लैंग्वेज हो उसमें एक चीज होगी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होता है? हाँ, कि किसी भी लैंग्वेज, कोई भी जो लैंग्वेज है वो कितने टाइप के डेटा के साथ वर्क कर सकती है। ठीक है, डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या है, देखो ध्यान से। जैसे सपोज करो कि मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 0.1, 2.4 अजय। ठीक है, ये सब डेटा है। देखो 0 एक नंबर है, 1, 2, 3 ये सब नंबर है, ये भी नंबर्स हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये एक टाइप का डेटा टाइप है। ये फ्लोटिंग मींस जिसमें कि डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, ये 0 जिसमें डेसिमल्स लगे हुए, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ये टेक्स्ट है। ठीक है, इसको आप स्ट्रिंग बोल सकते हो या कैरेक्टर बोल सकते हो, ये उनका कॉम्बिनेशन है। अब फाइनली ये सब भी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर 1010 ही है। ठीक है, 0 को आप 0 से ही रिप्रेजेंट करते हो, 1 को 0001 से करते हो, 2 को 00010 से रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे सभी के लिए कुछ कोड्स फिक्स किए हुए हैं। फाइनली नीचे वही रहता है। अब हर लैंग्वेज के कुछ डेटा टाइप्स होंगे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कि वो किस किस टाइप के डेटा को हैंडल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा उसके अंदर। देखो जब भी आपको कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है ना, तो आपको डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। कि डिसीजंस मीन्स आपने कंप्यूटर से आप कुछ भी काम करवा रहा है तो आप वो डिसीजन लेगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है। जैसे कि क्या एग्जांपल लें? नहीं वो, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोड के टर्म्स में जैसे कोई एग्जांपल अगर देना है, अगर आपको किस चीज़ का कोड लिख रहे हो, ठीक है, कि मुझे सपोज करो कि ऐसे कोड लिखना है कि अगर आपके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो आप पास हो, उससे पीछे हो, कम है तो फेल हो। तो आप, हाँ ग्रेड्स हैं कि अगर 80 से 90 है तो A1 लेंगे या A2 लेंगे, इस तरीके की डिसीजंस है ना। तो ऐसे जहाँ पर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वैसे ही लैंग्वेजेस में डिसीजंस लेने के लिए डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स में आप डेटा लोगे और डिसीजंस पे आप उस डेटा के ऊपर कुछ डिसीजंस लोगे डिपेंडिंग अपॉन उस डेटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, डिसीजन के एग्जांपल्स होते हैं जैसे इफ, एल्स, देन, इफ एल्स। ठीक है, ये तो कुछ कंडीशंस आपको टेस्ट करने के लिए, कुछ लॉजिकल चीजें होती हैं कि ये कंडीशन हो साथ में ये भी हो, या फिर सिर्फ ये है या ये है, या फिर ये इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो जाए तो हम ये करेंगे। तो उसके कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे और, एंड, नॉट, ये कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे ही मीन्स हर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होंगे। कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे, जैसे इफ हो गया, एल्स, देन, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। कंपेयर करनी है चीज़ों को, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, तो हम डिसीजंस भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है ना, नेक्स्ट चीज होती है लूप्स। लूप्स कहाँ यूज करते हैं हम? लूप्स हम यूज करते हैं अगर कोई काम हमें बार बार करना है। एक्चुअली कंप्यूटर यूज ही लूप्स। ठीक है, कोई भी काम बार बार रिपीट करना है
तो लूप्स यूज करेंगे। लूप्स के वैसे एग्जांपल जैसे फॉर लूप होता है, व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है, व्हाइल अंटिल, ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज में ये लूप्स होते हैं कि कोई भी काम आपको कितनी बार रिपीट कराना है, ये लूप्स यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एक और चीज आती है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं कि फंक्शंस बेसिकली एक तरीके से लूप्स की तरह ही बोल सकते हो, लेकिन ये लूप तो ऐसे एग्जीक्यूट होता रहेगा। फंक्शन भी सिमिलरली एक कोड है, मीन्स कुछ लाइंस का कोड है या कोई एक छोटा सा काम है जो कि आपको बार बार करना है। जैसे आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हो, कैलकुलेटर में एक आपने फंक्शन बना दिया जो सिर्फ ऐड करता है। अब जितनी बार भी आप नंबर्स एंटर करोगे उतनी बार उसको ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक छोटा सा एक फंक्शन बना दिया जिसको कि आप बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हो। इससे कोड हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है, वरना आपको बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लूप से हम एक ही चीज को बार बार कर सकते हैं, फंक्शन से हम सेम सॉफ्टवेयर को बार बार यूज कर सकते हैं जब हमारी मन करेगा उतनी बार। ठीक है, तो ये था बेसिकली हर लैंग्वेज में यही सारी चीजें होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो बेसिक सभी का सेम रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पाइथन सीख लेंगे। पाइथन को इन डिटेल में, पाइथन में क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और लूप्स कैसे हैं, कैसे लगाना है, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, पाइथन सीख लेंगे, सी सीख लेंगे, C++, जावा, सारी लैंग्वेज सीख लेंगे। अगर आपको ठीक है, सीखनी है तो हमारे चैनल पे एक पाइथन अच्छा प्लेलिस्ट हाँ, पाइथन का एक ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।